हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुड़गांव सेक्टर 109 के चिंटल्स पैराडाइजो के एक टावर के बारे में, जिसको कि नोएडा के फेमस ट्विन टावर की तरह आने वाले 2 से 3 महीनों में डिमोलिश किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये सारा मामला क्या है, और जो इस टावर के होम ओनर्स हैं उनका क्या होगा, और क्या ऐसी कोई और भी सोसाइटीज हैं जिसको कि आने वाले टाइम में डिमोलिश किया जा सकता है। तो इन सभी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आपको शायद याद होगा कि इस साल की 10 फरवरी को जो गुड़गांव का सेक्टर 109 है उसमें एक सोसाइटी है चिंटल्स पैराडाइजो। उसके टावर डी का जो 6th फ्लोर का अपार्टमेंट था उसमें से जो डाइनिंग रूम का फ्लोर था वो सडनली एक हादसे में ढह गया था, और इस हादसे में 2 महिलाओं की मृत्यु भी हो गई थी। तो इस हादसे के लगभग 9 महीने के बाद कल यानी कि सैटरडे को जो गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने ये बोला है कि जो ये टावर डी था जिसमें कि ये फ्लोर ढहा था, उसको आने वाले कुछ टाइम में डिमोलिश कर दिया जाएगा। और ये डिमोलिश करने का जो डिसीजन है ये लिया गया है आईआईटी दिल्ली की जो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट है उसके बाद, क्योंकि उसमें बताया गया है कि इस जो टावर डी है उसमें स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं, और ये रहने के लिए सेफ नहीं है। और इस टावर डी में 17 फ्लोर हैं और 54 फ्लैट्स हैं जिनकी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफी पुअर है, और उसका जो रिपेयर वर्क है वो भी अच्छे से नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो D603 जो फ्लैट है उसका जो डाइनिंग रूम का फ्लोर है वो नीचे गिर गया था। और इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो टावर डी की सैंपलिंग ली गई है उसमें हाई क्लोराइड कंटेंट पाया गया है, और जो कंक्रीट की क्वालिटी है वो भी बहुत ही खराब है। इस वजह से ये यहाँ पे रहा नहीं जा सकता। और इसका जो फॉर्मल जो डिमोलिशन का ऑर्डर है वो कल यानी कि मंडे को पास किया जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या प्रॉब्लम सिर्फ टावर डी में है, दूसरे जो टावर्स हैं इस सोसाइटी के वो सेफ हैं, तो डिप्टी कमिश्नर ने ये बोला है कि जो टावर ई और एफ है वहां पे भी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, जैसे कि वहां की बालकनीज कुछ फ्लैट्स में धंस चुकी हैं, कुछ फ्लोर्स में डिस्ट्रेस देखा जा रहा है। तो वो भी ऐसा बताया जा रहा है कि उनके जो रेजिडेंट्स हैं उनको वहां से वेकेंट करने के लिए बोला गया है। इससे पहले जो टावर डी के लोग हैं वो ऑलरेडी अपनी जो फ्लैट्स हैं उसको खाली कर चुके हैं, और अब टावर ई और एफ के लोगों को भी बोला जा रहा है आप अपने फ्लैट्स को खाली कीजिए। हालांकि इसकी जो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट है वो 1 महीने के अंदर आएगी, और उसके बाद पता लगेगा कि इसमें भी अगर बहुत मेजर डेफिशिएंसीज हैं और ये स्ट्रक्चर रहने के लिए सेफ नहीं है तो हो सकता है कि सिमिलर डिसीजन टावर और ई और एफ पे भी लिया जाए जो कि टावर डी पे लिया गया है, यानी कि इनको भी डिमोलिश किया जा सकता है। और अगर बात की जाए कि भाई इसमें टाइम कितना लगेगा, तो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि भाई देखो टावर ई और एफ की तो अभी रिपोर्ट आनी है, तो अभी से बोलना कि भाई डिमोलिशन में कितना टाइम लगेगा ये कहना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। तो स्पेसिफिक टाइमलाइन अभी के लिए कोई फिक्स नहीं की गई है, लेकिन उनके हिसाब से 2 से 3 महीने में जो सेटलमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद देखना होगा कि डिमोलिशन में कितना टाइम लगता है। हालांकि अगर हम एनबीसीसी का एग्जांपल लें, उसका भी सेक्टर 37 में ग्रीन वैली व्यू है जिसको कि डिमोलिश करने का ऑर्डर फरवरी में दिया गया था, लेकिन अभी तक जो सेटलमेंट प्रोसेस है कंप्लीट नहीं हुआ है, और अभी भी नहीं पता कि उसमें कितना टाइम लगेगा डिमोलिश होने में। हालांकि नोएडा के ट्विन टावर के बाद एक एग्जाम्पल सेट हो चुका है, तो अल्टीमेटली इस टावर को डिमोलिश जरूर किया जाएगा, लेकिन इसमें हो सकता है कि 2 से 3 महीने या एक लंबा वक्त भी लग जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई इस सारे कांड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो चिंतल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो एक फर्म है जो कि रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको लायबल पाया गया है लैप्सेस के लिए। उनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस भी रजिस्टर किया गया है जिसकी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसके बाद पता लगेगा कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो टावर डी के ओनर हैं या टावर ई और एफ में जो लोग रहते हैं उनके लिए अब प्रोसेस क्या होगी, तो सबसे पहले तो जो टावर डी के जो ओनर्स हैं वो ऑलरेडी अपना फ्लैट वेकेंट कर चुके हैं। अब बिल्डर को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि जो बाकी बचे हुए फ्लैट हैं यानी कि ई और एफ में उनको भी खाली कराया जाए, और उसके बाद जो डेवलपर है उसको डायरेक्शन दी जाएगी कि भाई आपको जो होम अलॉटीज हैं इन टावर्स में उनके क्लेम सेटल करने होंगे, यानी कि उनको जो हर्जाना है वो पे करना पड़ेगा एक टाइम बाउंड मैनर में। उसकी जो टाइम लाइंस हैं
वो अभी के लिए फिक्स नहीं की गई हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उसको फिक्स किया जाएगा ताकि जो बिल्डर है वो रेजिडेंट्स के साथ मिलकर के उनके क्लेम सेटल कर दे। तो क्लेम सेटलमेंट की प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहले तो बिल्डर को बोला जाएगा कि भाई आप अपनी तरफ से ऑफर कीजिए, म्यूचुअली जो अलॉटीज है उनके साथ अग्रीमेंट कीजिए। तो ये अग्रीमेंट हो सकता है या तो वो उनके फ्लैट्स को बाय बैक कर ले, यानी कि जो फ्लैट होम ओनर को अलॉट किए गए थे उसको एक प्रीमियम पे या मार्केट प्राइस पे बाय बैक कर ले, या उनको कहीं दूसरी जगह पे सिमिलर फ्लैट या बेटर फ्लैट प्रोवाइड कर दें। जब ये ऑफर किया जाएगा डेवलपर के बाद, उसके बाद अलॉटीज का देखा जाएगा कि वो भी इससे अग्री हो रहे हैं। अगर दोनों अग्री हो जाते हैं तो उनको एक अपना अग्रीमेंट की जो कंसेंट है वो सबमिट करानी पड़ेगी। लेकिन अगर ये अग्रीमेंट नहीं होता, जो कि ज्यादातर केसेस में होता है, जैसे कि एनबीसीसी और जो उनके होम ओनर है उसमें भी अग्रीमेंट नहीं हो रहा, तो उस केस में जो डेवलपर है उसको बोला जाएगा कि भाई जो करंट मार्केट वैल्यू है, जिसको कि इंडिपेंडेंट जो इवेल्युएटर है वो एस्टिमेट करेंगे, और जो कि कमेटी के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, उनके द्वारा जो वैल्यू निकल के आती है वो ऑफर की जाएगी होम ओनर को। लेकिन अगर अलॉटीज हैं उस अमाउंट से भी एग्री नहीं होते, क्योंकि सिर्फ अमाउंट का मामला नहीं है कि भाई आज की प्रॉपर्टी वैल्यू ये है, क्योंकि इसमें जो मेंटल ट्रॉमा है, फिजिकल ट्रॉमा है, जो इतने टाइम से लोग परेशान हो रहे हैं अपना घर लेने के बाद भी, तो उसकी जो कीमत है वो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। तो उस केस में देखना होगा कि अलॉटीज अगर नहीं खुश है उस अमाउंट से, तो वो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को, जैसा कि एनबीसीसी के केस में भी अभी चल रहा है। तो उसमें फिर देखना होगा कि दोनों पार्टीज में मीटिंग करानी पड़ेगी, दोनों को ऑप्शन देनी पड़ेगी, तो एक लंबी बैटल ये हो सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई एनबीसीसी और जो चिंटल्स पैराडाइजो, ये सेक्टर 109 की सोसाइटी है, इसके अलावा भी क्या और सोसाइटीज रडार में है? तो ये जो खासकर जो चिंटल्स पैराडाइजो का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने 4 एजेंसीज बनाई थी, और 16 जो गुड़गांव में सोसाइटीज हैं उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए बोला गया था, क्योंकि इनको 70 सोसाइटीज से पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की कंप्लेंट मिली थी। और जो ये 16 जो सोसाइटी हैं गुड़गांव की, इनका अगले 10 दिनों में जो सर्वे है या स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद पता लगेगा नवंबर 15 तक होपफुली कि किन किन सोसाइटी में सेफ्टी इशू है, और क्या वहां पे फर्दर टेस्ट होगा या वहां पे भी डिमोलिशन हो सकता है। तो डिमोलिशन का जो रास्ता है वो नोएडा के ट्विन टावर ने ओपन कर दिया है, तो हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में और भी जो सोसाइटीज हैं जहां पे प्रॉब्लम है उसको डिमोलिश होता हुआ देखें। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो होम ओनर है उनको प्रॉपरली मुआवजा मिले, लेकिन ये एक वे में जो बिल्डर के लिए लेसन है कि कभी भी अगर वो करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो अपना बेच बाच के भाग जाएंगे। कल को अगर प्रॉब्लम आती है तो उनको भारी नुकसान हो सकता है, जैसा कि नोएडा के ट्विन टावर के केस में हुआ था। थोड़ा सा टाइम जो ट्रांजिशन का होगा मुश्किल भरा रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर सरकार हेल्प करती है कि मुआवजा जो है प्रॉपर दिया जाए होम ओनर को, और उसके बाद बिल्डर्स आई थिंक इस चीज से डरेंगे और आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और अगर बात की जाए कि डिमोलिशन प्रोसेस कैसे होगी, कैसे इन टावर को उड़ाया जाएगा, तो आपको याद होगा ये जो नोएडा के ट्विन टावर थे, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे इनको डिमोलिश किया गया था अभी पीछे। और जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने बोला है कि भाई ये नोएडा जो अथॉरिटी है उनसे बात करेंगे, उनसे प्रोसेस समझेंगे, और उसी के हिसाब से इनको भी डिमोलिश करने का जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। तो इसको ऑलरेडी डिमोलिश किया जा चुका है। एनबीसीसी का ग्रीन व्यू आप देख सकते हैं, इसको अनसेफ डिक्लेयर किया गया था फरवरी में, और इसको भी आने वाले टाइम में डिमोलिश किया जाएगा। तो उसके बाद चिंटल्स पैराडाइज हो, और देखना होगा कि और भी कोई सोसाइटी इस लाइन में आती है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।